हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 19, अब सब साथ में। तो यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो भी अब तक हमने 1 to 1 करके सारे चैप्टर 1 से लेके 18 तक जो पढ़े हैं वो सारे चैप्टर्स का इंट्रो इसमें दिया है। इस लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 19। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बिना वक्त जाए कि हम शुरू करते हैं अपने साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 19, अब सब साथ में। हम अपने धन के मनोविज्ञान के बारे में क्या सीखा, जो कि हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। बधाई हो, आप सब पढ़ रहे हैं। अब समय है उन सब चीजों के पिरोने का जो हमने अब तक सीखी। यह अध्याय एक सारांश की तरह है, कुछ छोटे और कार्यवाही योग्य पाठ जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो बुरी तरह से गड़बड़ हो गया। यह हमें इस बारे में महत्वपूर्ण सिखा दे सकता है कि धन संपत्ति के प्रबंधन को लेकर सलाह देने में क्या खतरे हो सकते हैं। क्लोरेंस 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उनके मुंह में बेतहाशा दर्द हो रहा था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एनेस्थीसिया दे दिया। घंटों के बाद जब क्लोरेंस ना जागे तो उनके 16 दांत और डेंटिस्ट दोनों भाग चुके थे और सब गलत हो गया। एक सप्ताह बाद सर्जरी की जटिलताओं के कारण क्लोरेंस की मृत्यु हो गई। अधिकांश इतिहास में एक डॉक्टर के लोकाचार मरीज को ठीक करना होता है और मरीज डॉक्टर के इलाज के बारे में जो भी सोचता है वह मूर्ख, वह महत्वपूर्ण नहीं था। डॉक्टर जे केट्स ने अपनी किताब द साइलेंट वर्ल्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा है। इसमें कोई अहंकार या द्वेष नहीं था। यह दो बिंदुओं की एक धारणा थी। हर मरीज अच्छा होना चाहता है, उनके इलाज ही एक सही तरीका है। पहला, हर मरीज अच्छा होना चाहता है और दूसरा, इलाज ही एक सही तरीका है। अगर आप इन दोनों बातों में विश्वास रखते हैं तो मरीजों की सम्मति ना लें। मतलब समझ में आता है, लेकिन औषधि इस तरह नहीं चलती। पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूल धीरे धीरे बीमारियों का इलाज करने से मरीजों का इलाज करने की ओर चुके हैं। इसका मतलब था इलाजों की योजनाओं के विकल्प तैयार करना और फिर मरीज को उनमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने देना। क्या आप जानते हैं एक कौन सा पैसा है जो इसके समान वित्तीय सलाह मैं आपको बिना बता सकता हूँ कि आपके पास अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह कब चाहिए और मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह क्यों चाहिए। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा उस डेंटिस्ट ने क्लोरेंस के साथ किया। लेकिन निसंदेह रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट अयोग्य नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता, वे संयोगानुपात को समझ पाते। वे जानते हैं कि क्या काम करता है, तब भी जब मरीज उनके लिए कौन सा इलाज सही है। इसे ध्यान में रखकर आइए कुछ एक छोटी अनुशंसाओं को देखते हैं जो आपको अपने धन को बेहतर बनाने में निर्णय लेने में सहायता कर सकती हैं, जो कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ी थी। सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा दया भाव ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या उतना खराब नहीं होता जितना वह दिखाई देता है। संसार बड़ा और जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविक और पहचानने में कठिन है। खुद को और दूसरों को आंकते हुए यह ध्यान में रखिए, भाग्य और जोखिम की ताकत का आदर कीजिए और आपको ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखना संभावना अधिक होगी कि आपके नियंत्रण में हो। कम अहंकार, अधिक संपत्ति। पैसे की बचत आपके अहंकार और आय के बीच के अंतर हैं और संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। इसलिए संपत्ति का निर्माण जो आप इलाज में खरीद सकते हैं आपकी चाह को दबाकर किया जाता है ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीज़ों या विकल्प हों। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं जब आप इस पर लगम नहीं लगाते कि आप आज अपने पैसे के साथ कितनी ऐश करते हैं। आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी धन संपत्ति
संपत्ति का प्रबंधन इस प्रकार करें कि आप रात की नींद चैन से सो सकें। यह कहना इससे अलग है कि आपको सर्वाधिक प्रतिफल कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए या अपनी आय का एक नियत प्रतिशत बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वे सर्वाधिक प्रतिफल ना कमा सकें। दूसरे तभी तृप्त अनुभव करेंगे जब आपको रूढ़िवादी रूप से निवेश किया हो। हर किसी को अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या इससे मुझे रात को अच्छी नींद आएगी? यदि आप एक निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वह यह है अपनी समय परिधि को बढ़ाना। निवेश के समय सबसे शक्तिशाली बल है। यह छोटी चीजों में वृद्धि कर उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। यह भाग्य और जोखिम को निष्प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन यह नतीजों को उस दिशा में मोड़ देता है जिसके लोग पात्र होते हैं। बहुत सी चीजों को गलत हो जाने को स्वीकारना सीखिए। आप आधे से अधिक बार गलत हो सकते हैं और फिर भी आप विपुल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि न्यून संख्या की कुछ चीजों को अधिकांश परिणामों के कारण होती हैं। आप चाहे अपने पैसे के साथ कुछ भी कर रहे हों, आपको बहुत सी चीजों के काम ना करने पर संतोष करना होगा। संसार ऐसा ही है, इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखकर करना चाहिए, ना कि अलग अलग निवेशों के आधार पर। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण के लिए कीजिए, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण न होने की खुशी के लिए एक शक्तिशाली और सर्वलौकिक अवरोध है। आप जो अपने जब करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें, जब तक करना चाहें, इसकी क्षमता वित्त में मौजूद अधिकतम लाभांश प्रदान करती है। कम दिखावट और अधिक अच्छा बनिए। कोई भी अपनी जायदाद के इतना प्रभावित नहीं होता जितना कि आप खुद होते हैं। कोई भी आपकी जायदाद से उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया घड़ी की जरूरत है, लेकिन संभवतः जो आपको चाहिए वह सम्मान और प्रशंसा है, जो उन्हें प्राप्त करने के लिए दूसरों की संभावना अधिक संभावना, दया और विनम्रता के द्वारा और होती है, बजाय हॉर्स पावर और क्रोम के। बचत कीजिए, बस बचत कीजिए। आपको बचत के लिए किसी निवेश विशेष कारण की आवश्यकता नहीं। कार अग्रिम भुगतान या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना अच्छा है, लेकिन उन चीज़ों के लिए बचत करना जिन्हें परिभाषित करना या जिनका अनुमान लगाना असंभव है। बचत करने के लिए सबसे अच्छे कारणों में से एक है हर किसी का जीवन प्रत्याशित चीजों की एक जंजीर है। बिना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई बचत जीवन की निश्चित अप्रत्याशाओं के विरुद्ध ढाल होती है। सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर इसे चुकाने को तैयार रहें, क्योंकि कोई भी लाभप्रद चीज मुफ्त में नहीं मिलती। और याद रखिए, अधिकतर वित्तीय मूल्यों को प्रत्यक्ष प्राइम टैग नहीं होता। अनिश्चितता, दुविधा और पछतावा वित्त की दुनिया में आम मूल्य हैं और वे अक्सर चुकाने योग्य होते हैं, लेकिन आप उन्हें जुर्माने के बजाय सजा जिससे बचा जाए शुल्क के रूप में देखना चाहिए। बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए चुकाना लायक मूल्य है। त्रुटि के स्थान की आराधना करें। भविष्य में क्या हो सकता है और आप क्या अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का अंतर आपको सहनशीलता प्रदान करता है, और सहनशीलता समय के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। त्रुटि के लिए स्थान अक्सर रूढ़िवादी बचाव के जैसा नजर आ सकता है, लेकिन अगर यह आपको खेल में बनाए रखता है तो यह आपस में लगने अपने मूल्य को कई गुना बना सकता है। वित्तीय निर्णय की चरम सीमाओं से बचें। समय के साथ हर किसी के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं, और जितने चरम आपके अतीत के निर्णय होंगे, आगे बढ़ने का उतना ही अधिक आपको उन पर पछतावा होगा। आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए, क्योंकि यह समय के साथ प्रतिफल प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको भविष्य में जो जोखिम लेने से रोकता है जो अच्छे प्रतिफल चुका सके। ये खेल जो आप खेल रहे हैं उसे परिभाषित कहते हैं, और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों से प्रभावित ना हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हों।
अर्थव्यवस्था का आदर करें। होशियार, जानकार और तर्कसंगत लोग वित्त में एक दूसरे से सहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, बस वह जो आपके लिए काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए क्या काम करता है। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 में, यानी कि कल। तब तक के बाय, गुड बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।